भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स और वाई एफकेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं और इन 3 महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन परीक्षाओं में स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय मिलता है। मेरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी आप क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक सर्विसमैन हूं और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8954777199 नंबर पर। जल्दी करें क्योंकि इन कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। देखो भाई, आज का टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द टाइम इन वर्क ऑल्सो। मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम केवल उन्हीं फंक्शंस का संज्ञान लेते हैं जिनको परिभाषित कर सकें, डिफाइन कर सकें। जैसा मैंने बताया कि अगर y बराबर 1/x-2 है तो इस फंक्शन को कभी भी x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर x बराबर 2 लेंगे तो यहां पर 1/0 आ जाएगा और 1/0 में मैथमेटिक्स को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये ऐसा फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स में हम जिस फंक्शन को परिभाषित नहीं कर सकते उनका संज्ञान कभी नहीं लेते। कुछ लोग बोल देते हैं कि इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, और अनंत में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अनंत में तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। कुछ लोग इन्फिनिटी पर भी किताबें लिख चुके हैं और वो कहते हैं इन्फिनिटी इज लाइक अ सी, ये एक समुद्र की तरह होता है। अब समुद्र में आप 2 लोटे पानी डाल देंगे तो ये नहीं कह देंगे समुद्र का लेवल बढ़ गया है, या फिर 4 बाल्टी पानी, 4 नदी भी निकाल लो समुद्र में से तो ये नहीं कह देंगे समुद्र का लेवल डाउन हो गया है, क्योंकि हम 4 लोटे पानी ले आए हैं। समुद्र में आप कुछ भी जोड़ें घटाएं, समुद्र अपने आप में पर्याप्त है, असीमित है, उसका कोई और छोर नहीं है। उसमें कितना पानी है ये कैलकुलेट करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो अथाह है समुद्र, उसमें कोई जुड़े न जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही यूनिवर्स अनंत है, इसमें लाखों करोड़ों पृथ्वियां इधर से उधर हो जाए, क्या असर पड़ने वाला है। लाखों करोड़ों सूर्य पैदा होते हैं, प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स इतना बड़ा और विशाल फिनोमिनन है कि इस पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अनंत में जब हम कुछ जोड़ते हैं, जोड़ना मतलब प्लस, प्लस मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेटर, हम घटाते हैं मीन्स माइनस, ये भी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो जब इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कोई असर नहीं पड़ता तो अब हम इसका संज्ञान कभी मैथमेटिक्स में नहीं लेते। और इन्फिनिटी से खिलवाड़ बहुत ही कम मैथमेटिशियंस ने किया है। इनमें एक बड़े गर्व के साथ मैं नाम लेता हूं, हमारे भारत के मैथमेटिशियन रहे रामानुजम, जिन्होंने अनंत को जाना। आपके मैथमेटिक्स के सारे घोड़े ना तुरंत शांत हो जाएंगे, सारे तंतु जो कुलबुला रहे होंगे ना सब शांत हो जाएंगे जब आप रामानुजम की एक अद्भुत खोज सुनेंगे कि अगर 1 से लेके और इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक के सभी नेचुरल नंबर्स को जोड़ा जाए तो इसका सम आता है -1/12। फेल सब मैथमेटिक्स तुम्हारी। लेकिन ये कौन कर सका? जिस आदमी के बारे में कहा जाता है, जिस मैथमेटिशियन के बारे में कहा जाता है द मैन हु नोज इन्फिनिटी, और उसने इसको प्रूफ किया। इंटरनेट पे कहीं भी आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, रामानुजम थ्योरम का। 1 से लेके अनंत तक के सब नंबर्स को जोड़ दें तो सम कितना बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये साइंटिस्ट, ये मैथमेटिशियन कहता है कि इसका सम कितना है, -1/12, क्योंकि यही व्यक्ति था जो अनंत को समझता था। राइट। अब कुछ चीजें हैं मैथमेटिक्स में, जो भी चीज आप पढ़ें, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि आवर टॉपिक इज दिस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और मैथमेटिक्स इतनी सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीज है कि अगर केवल इसका एक तत्व आप पकड़ लें तो सारे क्वेश्चंस आपके बड़े इजीली हो जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाता ही नहीं, मैं केवल आपको उड़ाता हूँ क्वेश्चंस को। टेक्निकल में सारे टेक्निकल मैथ्स की मैं ट्रिक देता हूँ। ये नॉन टेक्निकल है, पहले इसके बेसिक्स समझ लीजिए, क्योंकि आप छोड़ आए हैं बहुत दूर इसको। ये 8th लेवल की चीज़ है तो आप थोड़ा भूल भाल चुके हैं इसको। आपने 8th में पढ़ी होगी, 7th में पढ़ी होगी स्पीड टाइम डिस्टेंस। थोड़ा सा मैं चीज़ों को याद करा देता हूँ। देखो, अगर मैं कहता हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती।
या मोटा मोटा आप ये समझें कि एक चीज के बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़े अथवा एक चीज के घटाने पर दूसरी चीज घटे, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इन दोनों चीजों में कैसा वेरिएशन है, कैसा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, अथवा आप अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। यानी ये चीजें एक दूसरे के क्या हैं, ये चीजें एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। यानी एक के बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा घटेगा। और आपको पता है कि जब दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कहते हैं क्रमानुपात का चिन्ह, वेरिएशन का साइन। तो जब हम इसको हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट के लगाना पड़ता है। अब आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब नियत, कांस्टेंट का मतलब जड़। जैसे अगर मैं कहता हूं y बराबर x प्लस 2 है, तो x और y तो उसमें वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब इनकी वैल्यू वेरी करती है। x की वैल्यू 10 लेंगे तो y की 12 आएगी, x की 15 लेंगे तो y की 17 आएगी, x की 20 लेंगे तो y की 22 आएगी, x की 40 लेंगे तो y की 42 आएगी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल। और मैं y को क्या कहता हूं? इट इज अ फंक्शन ऑफ x। ये x का फलन है, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे x की वैल्यू घटाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू घटेगी। लेकिन इस दो पर कोई असर पड़ेगा क्या? तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर, यानी कि जो बिल्कुल मृत है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, इसकी वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, एक जैसी रहेगी। मैथमेटिक्स में उस टर्म को बोला जाता है कांस्टेंट। आप x की वैल्यू बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, दो पे कोई असर पड़ रहा था क्या? दो को तो जुड़ना ही जुड़ना। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि ये अल्फा जैसा साइन जो लग रहा है, इसको मैं हटाता हूं तो मुझे कोई कांस्टेंट k लगाना पड़ता है। तो मैं कहूंगा x इक्वल्स टू कितना हो गया, ky। और यहां से मैं कह सकता हूं कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के, यानी कि सम कांस्टेंट। और ये मैथमेटिक्स में बहुत आई ओपनर रिलेशन है, और इसको समझिए ये क्या है। ये सारी की सारी मैथमेटिक्स इसी पर बेस्ड है, फिजिक्स इसी पर बेस्ड है। x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मोटा मोटा समझिए इसको, ज्यादा टेक्निकलिटी में न जाके, कि जब दो चीजें एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, या मोटा मोटा एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े या एक के घटने पर दूसरा घटे, अगर इस तरह का संबंध दो एंटिटीज के बीच में होता है, तब हमारा रेशियो जो है वो हमेशा नियत आता है। रेशियो हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो अनुपात है उन दोनों चीजों का, वो हमेशा क्या आता है? वो नियत आता है। अनुपात जो है वो कांस्टेंट आता है। ये बात आपको समझ में आई? कोई परेशानी इस बात में? अगली बात हम लेते हैं, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन था, यानी कि चीजें एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली निर्भर थीं। लेकिन एक दूसरे तरह का वेरिएशन अभी हम पढ़ेंगे, और दैट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन का मतलब होता है विलोमानुपाती, इसको हिंदी में बोलते हैं, अथवा इसको व्युत्क्रमानुपाती भी हिंदी में बोलते हैं। टेक्निकलिटी है क्या इसमें, समझिए। अगर मैं इस रिलेशन को कह दूं कि ये x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। अब इस स्थिति में देखिए, y की जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको x की वैल्यू कम प्राप्त होगी। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x का मान 1, y की वैल्यू घटाइए 0.5 रखिए तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। y की वैल्यू 2 रखिए, 0.2 रखिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5। तो यानी कि जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस तरह के संबंध को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या व्युत्क्रमानुपाती, या विलोमानुपाती। जो भी शब्द आपने पहले सुना हो चुन लीजिएगा अपनी डिक्शनरी में से, ठीक है। अब आपको पता है इस साइन को हम हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इज इक्वल्स टू k अपॉन वाई, और यहां से मैं इसको कह सकता हूं xy
इज इक्वल्स टू के, यानी कि सम कांस्टेंट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो चीजें एक दूसरे के विलोमानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, अथवा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, या इनवर्स वेरिएशन होता है, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल हमेशा नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कहानी समझ में आई? तो अगर ये कहानी समझ में आ गई तो अब स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क आपसे दूर नहीं है। समझें, बड़ी बेसिक चीजें हैं। देखिए टाइम और वर्क का हम देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने कुछ आदमी काम पर लगाए, उसको मैं मेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कुछ डेज उन्होंने काम किया, उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या कैपिटल डी से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। और जितने घंटे इन्होंने काम किया उसको मैं आवर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जितना अमाउंट इन्होंने काम का किया मैं उसको वर्क डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को, कैसी भी? अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट की, सीडीएस, सीपीएफ, एफकेट की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल यह देखना है कि 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 21 आदमी कितने में करेंगे। आपका टेस्ट बड़ा सिंपल होगा। लेकिन आप जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि कार्य करने की क्षमता सबकी एक जैसी है, तब आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है? बिकॉज आपके जो लेवल का टेस्ट है उसमें एक एक चीज स्पेसिफाई करना जरूरी है। एम नंबर ऑफ मैन जो काम में लगे हुए हैं, डी नंबर ऑफ डेज जितना काम में वो ले रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले एम और डी में रिलेशन क्या है ये हम स्थापित करते हैं। भाई ज्यादा आदमी होंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा, और अगर कम आदमी होंगे तो कार्य को करने में ज्यादा दिन लगेंगे। यानी एक दूसरे के कैसे हैं ये? इनवर्सली। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते तो क्या कांस्टेंट रहता है? प्रोडक्ट, गुणनफल। तो मैं कहूंगा एम और डी का जो गुणनफल है वो नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि m1 d1 शुड बी इक्वल टू m2 d2। लेकिन ध्यान रखना, जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 5 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। यानी कि m1 दे रखा है, d1 दे रखा है, m2 दे रखा है, d2 निकालना है। तो आप d2 आसानी से निकाल पाएंगे कितना? 15/8 दिन में, यानी एक सही 7/8 दिन में इस काम को पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है भाई? लेकिन अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें केवल ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन में ये एंटिटी तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये नहीं दिया जाए एफिशिएंसी ऑफ ऑल ऑफ देम इज सेम। कार्य करने की क्षमता सबकी एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल एक मरासा है तो वो तो खुद ही मर जाएगा कार्य करते करते, राइट? कार्य पूरा नहीं होगा, उसका जीवन पूरा हो जाएगा। कोई पहलवान है वो जल्दी से कार्य कर देगा, लेकिन यहां पर और ये जो जितने भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं इनमें ये चीजें एम्बेडेड रहती हैं सीजीएल वीजीएल में, राइट? कैट में ये चीज स्पेसिफाई नहीं की तो क्वेश्चन के लिए आप केस कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? तो पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, आवर्स के साथ इसका क्या संबंध है? भाई ज्यादा आदमी होंगे तो काम कम घंटे में हो जाएगा, और कम आदमी होंगे तो काम को करने में ज्यादा घंटे लगेंगे। यानी एच का एम और डी के साथ क्या संबंध है? ये भी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एम डी के साथ एच का भी जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो अगर आवर्स का जिक्र किया गया है तो m1 h1 d1 इज इक्वल्स टू m2 h2 d2 आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए 4 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे? डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। लेकिन एक चीज इसमें एम्बेडेड है, प्लीज बाहर जाके बात करो। एक चीज इसमें एम्बेडेड है कि एफिशिएंसी ऑफ ऑल ऑफ देम शुड बी सेम।
सबकी कार्य करने की जो क्षमता है वो एक जैसी होती है। आई होप आई एम क्लियर। अगला फिर हम विचार करते हैं डब्ल्यू का। अब भाई एम का डब्ल्यू के साथ क्या संबंध है? अगर ज्यादा आदमी है तो काम ज्यादा होगा, और अगर कम आदमी है तो काम कम होगा। यानी एम और डब्ल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, और अनुक्रमानुपाती हैं तो इनका रेशियो एम एच डी तो साथ में थे, और इनका जो डब्ल्यू के साथ रेशियो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ भाई ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि एम और डब्ल्यू एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, इसीलिए एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है और एक के घटने पर दूसरा घट रहा है। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से मैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार भी ले सकता हूं कि m1h1d1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2h2d2 अपॉन w2। तो अगर कार्य का जिक्र किया गया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और सेम कार्य है, वही काम है, तो W1 बराबर W2 होगा। इसको काट के ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर आपको दिया जाए 3 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 3 दिन में करते हैं, उससे 2 गुने काम को, तो ये तो W काम था, 2 गुने का मतलब 2W हो गया। 8 आदमी प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे? तो यहां से आप D2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो कितने दिन में कर देंगे? 9 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यहां तक की चर्चा में कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की, ठीक है। इसकी चर्चा टाइम एंड वर्क का ध्यान रखना, यही ज्यादातर कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट क्या है, जैसे कि ए किसी काम को मान लिया 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर के करें तो इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, 1 दिन का काम निकाल लो, ठीक है। 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी। देखो ए 3 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, 1 दिन में कितना करेगा? 1/3, इसमें कोई दिक्कत। बी 4 दिन में अकेला पूरा काम खत्म कर सकता है, 1 दिन में कितना करेगा? 1/4। यानी 1 दिन में 7/12 काम हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा समझें, और 7/12, अगर 12 यूनिट्स टोटल काम है तो 1 दिन में 12 यूनिट्स की 7 यूनिट खत्म हो जाएंगी, राइट। 12 यूनिट्स अगर पूरा काम है तो 1 दिन में 12 यूनिट्स की 7 यूनिट ए और बी खत्म कर देंगे। इसका मतलब पूरे काम को कितने में कर देंगे? इस रेशियो को उलट दीजिए, 12 टोटल काम है, 12 यूनिट्स, ठीक है। और उनकी स्पीड कितनी है? 7 यूनिट पर डे। तो 12/7 यानी 1 सही 5/7 दिन में ये इस काम को पूरा खत्म कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर इसका क्या मतलब है 7/12 का? अभी बताया था, सो रहे थे। 7/12 का मतलब है कि अगर 12 यूनिट टोटल काम है तो 1 दिन में 7 यूनिट खत्म कर देते हैं। हाँ, 1 दिन का काम निकाला, ये देखिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए, कहीं दिक्कत है तब पूछिए। 1 दिन का काम ए बी का कितना होगा? ए अकेला पूरे काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है, 1 दिन में कितना करेगा? 1/3। बी पूरे काम को 4 दिन में खत्म कर सकता है, 1 दिन में कितना करेगा? 1/4। एलसीएम लिया 12 तो ये कितना आ गया? 7/12। 1 दिन में 7 यूनिट काम होके दे रहा है और टोटल यूनिट कितना है? 12। तो पूरा काम कितने में होगा? 12/7 में। इसको उलट दिया है रेशियो को, ठीक है ना। तो 1 सही 5/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये तो इसका एक तरीका है, ठीक है भाई। अब दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड क्या है? इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना होगा? 12 यूनिट्स। और जितना इनका एलसीएम आता है उतना ही हमारा टोटल वर्क होता है, उतना ही हमारा टोटल काम होता है। तो हमारा टोटल जो काम है वो कितना है? 12 यूनिट्स। अब ए 3 दिन में कैसे कर देता होगा?
एक दिन में ये 12/3 यानी कि 4 यूनिट्स का काम करता होगा, जब जाके 3 दिन में पूरा काम खत्म कर देता होगा। बी क्या करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करता होगा, जब जाके पूरा काम 4 दिन में खत्म कर देता होगा। अब अगर मिलके करेंगे, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7 यूनिट्स का काम कर देंगे एक दिन में। कुल काम इनको कितना करना है, 12 यूनिट। तो कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, 12/7 दिन में ये इस पूरे काम को खत्म कर पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है एक काम को छोड़ के चला जाए, बी उसकी जगह सी आ जाए, या ABC स्टार्ट करें, बी छोड़ के चला जाए। अकॉर्डिंगली हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे। ठीक है, अभी ये चीज नोट कर लीजिए। आप चाहेंगे तो आगे भी टेक्निकलिटीज पे हम बढ़ेंगे इसकी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन से पहले एक ओवरव्यू टॉपिक का मैं फिर से आपको दे देता हूं। एक होता है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन? नेगेटिविटी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। लेकिन ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि कैसे आप चीजों को लेकर सोचते हैं, और वही सोच आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन कराती है डिफेंस फोर्सेस में। आप एक मत बना लेते हैं, राइट। कभी आज कुछ लोगों ने कुछ यूट्यूब पे किया था, उसकी वजह से मुझे भी किसी ने बोला था, कल मैं किसी के चैनल पे भी लाइव था, कि चलो CSB एज रिलैक्सेशन के लिए, और पता नहीं क्या क्या हंगामा हुआ। तो उन्होंने बताया सर यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है। हालांकि यूट्यूब पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, फ्री पढ़ाने का मुझे इतना शौक नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, और जो फ्री पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली वो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स को तो कहीं ना कहीं टच करता है, राइट। लेकिन टीचर्स, यूट्यूबर्स CSB जाके, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड जाके इकट्ठा होके वहाँ प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे। भाई ये डिफेंस का टेस्ट है, SSC नहीं है। डिफेंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिना ID कार्ड के आप रक्षा क्षेत्र में घुस नहीं सकते। वो हाईली सेंसिटिव एरिया होते हैं, आंदोलन की तो बात बहुत दूर है। लेकिन नहीं, हम जाएंगे। परिणाम आखिर उसका कुछ होना ही नहीं था, खामा का बवाल खड़ा किया हुआ, और बच्चों के मनोबल के साथ वो खेलते हैं। तो बच्चों के मनोबल के साथ खेलना ये बहुत नेगेटिव है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द लीगल थिंग। हम लीगल एडवोकेट को लेके जाएंगे CSB। भैया एडवोकेट CSB पे जाके क्या करेगा, बताएं मुझे। अब आप एडवोकेट को कहीं लड़ाने थोड़ी ले जाएंगे किसी के सामने, उसका काम कोर्ट में है। कोर्ट का जो काम है वो एडवोकेट करेगा। लेकिन न तो उनको दिशा की पता है, और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हैं क्योंकि फ्री पढ़ाते हैं। आप केजरीवाल के जीतने का कारण फ्री तो था, और क्या था, फ्री में दिया उसने सब कुछ, केवल वही जीतने का उसका कारण था। क्वालिटी कोई है ही नहीं उस बंदे में, झूठ बोलने के सिवाय। तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव चीजें हमें बड़ी प्रभावित करती हैं। अभी मैं कहूं चलो साहब मैं तुम्हारे हक में, तो जितने फालतू के स्टूडेंट है भैया, 17 से लेके 22 साल तक उम्र वाले बच्चों को कह रही है एयरफोर्स, 17, 18, 19, 20, 21, 4-4, 5-5 साल तक खूब तैयारी करो। लास्ट अटेम्प्ट में कौन सा तुम तोप उखाड़ने वाले थे? तुम्हें इतने मौके पहले दिए जा चुके हैं, जब आप सिद्ध नहीं कर पाए अपने आप को, तो अब क्या सिद्ध करोगे? इतने सारे मौके एयरफोर्स ने छोड़ रखे हैं यार, फौज से ज्यादा तो कोई मौका ही नहीं देती। 10th के बाद से आप फौज की तैयारी शुरू कर दो, आर्मी की। 12th के बाद आप NDA दो, TS दो, CDS दो, क्या नाम है इसका, एयरफोर्स के ग्रुप XY के फॉर्म निकलते हैं, SSR के निकलते हैं, SKT क्लर्क के निकलते हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। ग्रेजुएशन के बाद जाओ, CDS लो, CPF लो, आपका FCAT लो, तमाम सारे एग्जाम्स आपको डिफेंस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन उसमें केवल साहब 1 महीने के लिए कमी रहेगी, इस पर हम दंगा खड़ा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बहुत वीक है। कम से कम इतना तो पक्का है, एयरफोर्स में आपका नहीं हो सकता उन बच्चों का जो ये भेड़ चाल में चलते हैं। भेड़ों की जरूरत नहीं है वहां, इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का प्रावधान रखा है। अगर वो 17,323 बच्चे लेते हैं तो उनमें से 16-17% फाइनली सेलेक्ट होते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? कल मैंने शायद एक ग्रुप पे ऑडियो शेयर किया था ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मेरे पास बेंगलोर से फोन आया, जो बच्चा आपके साथ जो GD की प्रिपरेशन जो कर रहा था, तो 3 बार से फेल था, मेरे पास आया भरतपुर राजस्थान से, यानी कहाँ से, किसी से पता चली होगी मेरी उसको।
तो मैंने कहा बेटा इस बार तो फेल नहीं होगा, तू उसकी टेंशन मत ले। मैंने उसका देखा सही था IQ वगैरह, 3 बार से भले ही तुम फेल हो रहे हो, पहली बार में बच्चा सिलेक्टेड। मैंने कल उसका ऑडियो भी शेयर किया है, बेंगलोर से ही उसने मुझे भेजा था। तो नेगेटिविटी जब तक तुम्हारे दिमाग में है, और मैंने केवल क्या किया, मैंने केवल इस नेगेटिविटी को निकाल के काम किया। अब बच्चा सोच रहा था सर इंजीनियरिंग करूं, मैं IIT की तैयारी कर रहा था, वो भी रह गई इसके चक्कर में। मैंने कहा अब तो हो ही जाएगा, ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, रैंक मेरी ऐसी आ गई है और 3 बार से एयरफोर्स में निकल रहा हूँ। मैंने कहा अभी तुम नहीं निकलोगे, बिकॉज जो नेगेटिविटी है बस मैंने उसको हटाने का काम किया। मैंने कुछ शेप नहीं किया उसको, मैंने केवल जो अनावरण किया उस मूर्ति का जिसमें फालतू पत्थर थे वो हटा दिए। और फालतू पत्थर हटने के बाद पहली बार में उसका जो इंट्रोडक्शन गया, अब चाहे वो NDA का भी SSB फेस करता तो पहली बार में ही जाता, क्योंकि इतनी मैंने उस बच्चे पे मेहनत की। तो यहां नेगेटिविटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये हमारे खुद का क्रिएशन होता है, खुद हम ले लेते हैं चीजों को अपने ऊपर। अन्यथा नेगेटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर 2 आदमी, A मान लिया किसी दीवार को बना रहा है, A बेचारा अकेला इस दीवार को 3 दिन में बना सकता है, और B की कैपेसिटी है कि अकेला इस दीवार को 4 दिन में बना सकता है, और C की कैपेसिटी है कि ये बनी बनाई दीवार को 5 दिन में ढहा सकता है, 5 दिन में तोड़ सकता है। तो टेक्निकली C क्या कर रहा है? नेगेटिव काम कर रहा है। कभी कभी ये नेगेटिव काम हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे कि पाइप एंड पिस्टन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 पाइपें लगी होती हैं, एक तो भरने वाली, मान लिया A पाइप लगी हुई है जो इसको 3 घंटे में पूरा भर सकती है, B पाइप लगी हुई है जो इसको 4 घंटे में पूरा भर सकती है, और यहां पर एक पाइप है C जो कि प्रैक्टिकल केस है। ये C पाइप अकेली इसको 5 घंटे में खाली कर सकती है। तो अगर ये तीनों पाइपें खुली रहें तो कितनी देर में टंकी भरेगी? तो देखिए 1 घंटे में कितना काम हो रहा है। वर्क डन बाय A, B एंड C इन 1 आवर। 1 घंटे में इनके द्वारा देखिए क्या काम हो रहा है। A अकेला 3 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये? 1/3। B अकेला 4 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/4। C अकेला 5 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में कितनी खाली कर देगा ये? -1/5। तो टेक्निकली C क्या कर रहा है? C नेगेटिव काम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन, नकारात्मक कार्य करने का सिद्धांत। अब आप देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, जैसे कि करते आए हम क्वेश्चंस को। 5 का और 4 का और 3 का कितना हो गया? 60। तो 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 12 5 60। कितना हो गया ये आएगा माइनस, क्योंकि ये तोड़ रहा है चीज़ों को। तो देखो ये कितना हो गया? 23/60, यानी 1 घंटे में 23 यूनिट काम हो जाता है अगर पूरा 60 यूनिट काम है तो। यानी कि इस काम को 60/23 घंटे में पूरा किया जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब चाहें तो आप वो एलसीएम वाला फंडा भी लगा सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो टोटल हमारा काम कितना है? 60 यूनिट्स। एक ही कैपेसिटी क्या है? 3 दिन में पूरा कर देता है, तो 1 दिन में 60/3 यानी कि 20 यूनिट्स का काम करता है। और ये कितने का करता है? 15 यूनिट्स का काम करता है 1 घंटे में, तब जाके 4 घंटे में पूरा काम कर देता है। ये 1 घंटे में कितना बिगाड़ता है? ये 12 यूनिट्स बिगाड़ देता है, जब जाके पूरे काम को ये 5 घंटे में बिगाड़ पाता है। तीनों काम करेंगे तो देखिए 20 यूनिट ये करेगा, 15 यूनिट ये करेगा, काम कितना हो गया? 35 यूनिट, और ये 12 यूनिट उसमें से बिगाड़ देगा, क्योंकि सी क्या कर रहा है? नेगेटिव काम कर रहा है। तो 12 यूनिट बिगाड़ देगा, तो बचा कितना? 23। 1 घंटे में 23 यूनिट काम होता है, तो 60 यूनिट कितने में होगा? 60/23 घंटे में ये पूरा काम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। आई होप आई एम क्लियर विद द बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट। तो हालांकि क्वेश्चंस में बहुत आगे आपको मैं ले जाऊंगा चीजों को, लेकिन अभी यहां तक ये चीज समझ में आई है नहीं आपको। आई होप आई एम क्लियर। तो टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है। एक होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आपको बताया मैंने क्या? कार्य करने की क्षमता। अब ये जो कार्य करने की क्षमता है,
इसका नंबर ऑफ डेज के साथ क्या संबंध होगा? अगर मैं एफिशिएंसी को ई कह देता हूं और नंबर ऑफ डेज अगर किसी काम को लगते हैं करने में, उनको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो क्या संबंध हो सकता है? बताए, अगर कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी आपकी तो काम को कम दिन में कर लेंगे, कम घंटे में कर लेंगे, और अगर कार्य करने की क्षमता कम है तो कार्य को करने में ज्यादा घंटे लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें होती हैं तो उनका क्या कांस्टेंट रहता है? प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा E इंटू डी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको मैं कह सकता हूं E1 D1 इज इक्वल्स टू E2 D2। ये बात आपको समझ में आई है? नहीं कोई परेशानी इसमें? तो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। ये चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। ठीक है भाई, तो बेसिक टच आपका इसका खत्म होता है। ये बेसिक अपने दिमाग में रखिए, सारे क्वेश्चंस को इसी बेसिक्स पर लाके मैं तोड़ूंगा। बताइए कोई परेशानी इसमें हो तो? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे। राइट, अब आप देखिए स्पीड और डिस्टेंस में क्या संबंध हो सकता है? स्पीड मैंने मान लिया v और डिस्टेंस को मैंने मान लिया s। इसको मैं हिंदी में बोलता हूं दूरी, इसको बोलता हूं चाल, और इसको बोलता हूं समय। पहली चीज तो आपको इसके फिजिक्स वाले पार्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, वेदर विच वन इज द वेक्टर और स्केलर। ठीक है, कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। चाल का मतलब सीधा सीधा जो आप चल रहे हो। ठीक, v और s में क्या संबंध है? अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, कम कवर करेंगे? हाँ, तो समय को आप ले रहे हैं। देखिए समय एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसको मैं आपको बीच में घुसाना पड़ेगा, जिसको मैं कह रहा हूं t। ठीक है, अब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो किसी निश्चित दूरी को, चलो डिस्टेंस तो देखो, हम डिस्टेंस को निश्चित क्यों मान रहे हैं? ये निश्चित का मतलब कांस्टेंट, निश्चित का मतलब फिक्स, कांस्टेंट का मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहां से दिल्ली की दूरी को चेंज कर देंगे क्या हम? नहीं, आपके हाथ में केवल आपकी चाल है, टाइम भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप यहां से 100 की स्पीड से जा रहे हैं और दिल्ली 200 किलोमीटर है तो 2 घंटे आपको लगने चाहिए, लेकिन अगर आपकी कार का टायर पंचर हो गया तो टाइम आपके लिए नहीं रुकेगा। आप ये नहीं कह सकते समय भाई थोड़ा रुक जा, मेरा टायर पंचर हो गया, वो चलता रहेगा। इट इज अ कांस्टेंट आइडेंटिटी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय एक ऐसी आइडेंटिटी है जो किसी के लिए कभी भी नहीं रुकता, तो ये तो चलता रहेगा। आपकी अगर स्पीड ज्यादा है तो नियत दूरी को आप कम समय में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आपकी स्पीड कम है तो उसी दूरी को कवर करने में ज्यादा समय लगेगा। तो v और t एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, यानी vt शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को मैंने क्या कह दिया? s, क्योंकि जब आप चाल चलेंगे तो दूरी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसको मैं v इक्वल्स टू कह देता हूं s अपॉन t, अथवा इसको मैं कह सकता हूं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। Am I clear with this? अब अगर आपको A और B की स्पीड का अनुपात दे रखा है, यानी कि स्पीड ऑफ A रेशियो स्पीड ऑफ B अगर आपको दे रखा है 3:4, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा?
4:3। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लिया 3x स्पीड से चल रहा है, यानी कि अगर कोई ज्यादा स्पीड से है तो उसको कम समय लगेगा। इसमें b ज्यादा स्पीड से है ना, a के सापेक्ष में बता सकते हैं ना रेशो से। हम ये नहीं बता सकते, रेशो आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। रेशो विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू कि भैया a की स्पीड कितनी है और b की कितनी है। a की 3 भी हो सकती है, v की 4 भी हो सकती है, 2 का गुणा कर दो इसकी 6 भी हो सकती है, इसकी 8 भी हो सकती है, 10 का कर दो इसकी 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। लेकिन रेशो ये बताता है कि एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज कितनी छोटी अथवा बड़ी है, बताता है। तो इस रेशो से मैं देख सकता हूं कि जो b की चाल है वो a से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन रेशो इतना तो आपको बता ही देता है ना। तो इसका मतलब जो टाइम a के द्वारा लगेगा और जो b के द्वारा जो टाइम लगेगा उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 4:3। यानी a को समय ज्यादा लगेगा और b को समय कम लगेगा। यानी टाइम टेकन बाई a शुड बी मोर देन टाइम टेकन बाई b। बताओ भाई यहां तक कोई परेशानी हो तो? क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से आगे क्वेश्चन बन जाएगा कि उनको मतलब कुल मिला के इतना समय लगता है तो किसकी स्पीड क्या है या कितना समय कौन लेता है, वो आगे हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया स्पीड टाइम डिस्टेंस का। अब इसके बाद देखिए दूसरा कंसेप्ट, दैट इज एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। ये बड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है औसत चाल, क्योंकि आपकी चाल कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। यातायात वाले भी नहीं चाहते, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आपकी चाल कांस्टेंट रहे। आपको अगर यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली यहां से 200 किलोमीटर है, तो यू कैन नेवर बी कांस्टेंट, क्योंकि रेड लाइट ही आ जाएंगी। उनको तोड़ोगे तो दैट इज द वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेंगे। तो इसीलिए एवरेज जो स्पीड है, औसत जो चाल है, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। और औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कुल तय की गई दूरी ओवर टोटल टाइम टेकन। ओवर लिया गया समय। अब देखिए इसके कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। यहां से दिल्ली, मथुरा से दिल्ली, एक व्यक्ति मथुरा से दिल्ली जो है वो v1 की स्पीड से जाता है और वहां से v2 की स्पीड से वापस आता है। तो इस यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? मथुरा से दिल्ली v1 की चाल से जाता है और वहां से v2 की चाल से वापस लौटता है। इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? कहानी समझ में आ गई क्या है? अब आप देखिए औसत चाल होती क्या है। मैंने मान लिया ये जो बीच की इनकी दूरी है ना वो कितनी है, x है। तो एवरेज स्पीड क्या कहती है? एवरेज स्पीड का मतलब औसत चाल क्या कहती है? कुल तय की गई दूरी, x इधर से की और x आने में लगते समय की, तो डिस्टेंस कितनी हुई, 2x। टाइम कितना लगा, जाने में समय लगा। टाइम इज इक्वल्स टू हमारा होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपने जैसा सही बताया, डिस्टेंस कितनी थी इधर से जाने में, x, और स्पीड कितनी थी, v1। आने में कितना समय लगा, डिस्टेंस तो x थी लेकिन स्पीड कितनी हो गई थी, v2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कब? जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट
लेकिन यहां पर एम्बेडेड चीज क्या है, छुपी हुई चीज क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी नियत है, x है। तो एवरेज स्पीड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई परेशानी यहां तक? ठीक है। दूसरा केस देखिए इसका, अगर ये मथुरा है और ये दिल्ली है, या आप समझ लीजिए, और इसकी 1/3 दूरी, मैंने मान लिया पूरी डिस्टेंस इसकी कितनी है, x, तो इसकी 1/3 दूरी को आप v1 की स्पीड से कवर करते हैं, अगली 1/3 दूरी को आप v2 की स्पीड से कवर करते हैं, और अगली 1/3 दूरी को आप v3 की स्पीड से कवर करते हैं। तो इस यात्रा के दौरान आपकी औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। मथुरा से दिल्ली के बीच की 1/3 दूरी 100 किलोमीटर है, तो 33 किलोमीटर लगभग, 33.33 आप v1 की स्पीड से कवर करते हैं, अगली 1/3 v2 की स्पीड से कवर करते हैं, अगली 1/3 v3 की स्पीड से कवर करते हैं। तो यात्रा के दौरान आपकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी? कहानी समझ में आ गई? तो देखिए, एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया। जैसा कि मैंने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन को जब आपको पढ़ाया, तो मैंने कहा था मिक्सचर्स एंड एलिगेशन कभी समझ में आ ही नहीं सकता जब तक आप परसेंटेज का कंसेप्ट ना पढ़ लें, रेशियो का कंसेप्ट ना पढ़ लें, और एवरेज का कंसेप्ट ना पढ़ लें, तभी आपको एलिगेशन समझ में आया। ठीक है। ऐसे ही ये जो एवरेज स्पीड है ना, अभी इसके वहां भी मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी यहां भी हम रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई करेंगे, उस टिपिकल लेवल तक मैं आपको ले जाके छोड़ूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है भाई। तो देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, x, ओवर टोटल टाइम टेकन। अब आप देखिए, ये मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। A से लेके B तक जाने में इसको कितना समय लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी, x/3, सॉरी, और स्पीड कितनी थी, v1। अगली 1/3 दूरी यानी B से लेके C तक जाने में x/3 v2, और अगली 1/3 को x/3 v3। यहां से मैं कह सकता हूं 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। तो उसकी औसत चाल इस यात्रा के दौरान कितनी होगी? इतनी होगी। ऐसे ही अगर 4 पार्ट में तोड़ूं तो उसको भी किया जा सकता है। 20 वहां से आ रहा होता तो क्या करते थे? अभी तो जा रहा है। हाँ, तो ये अभी जा रहा है, आने में भी फिर यही होता। 2x/x/3 का पहले इंटू 2 इतना, हाँ 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इससे दुगनी औसत चाल निकाल रहे हो आप। औसत चाल का मतलब एवरेज में आपको समझा चुका हूं। एवरेज का मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, एवरेज के बारे में, औसत के बारे में मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है औसत, तो औसत एक जनरलाइजेशन है, रियलिटी नहीं। अगर आप सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, आपके पास 5 हैं, आपके पास 10 हैं, किसी के पास 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, और मेरे पास 5 हैं। मैंने क्या किया? सबकी चॉकलेट्स इकट्ठा की और सबको बराबर बराबर बांट दी। तो औसत होता क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस सभी ऑब्जर्वेशंस का सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, प्रेक्षकों की संख्या। तो देखिए, औसत को मैंने कैसे बताया? मैंने माना एक क्लास के 20 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज वेट या एवरेज एज, कुछ भी समझ लीजिए आप, वो कितना है? 40 किलोग्राम है या फिर 40 ईयर्स है। ठीक है भाई।
अब अगर इसमें एक बच्चा और आ जाता है, वन न्यू स्टूडेंट कम्स, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, सबका एवरेज कितना हो जाता है, 42 किलोग्राम हो जाता है। तो इस नए बच्चे में कितना भार है, तो टेक्निकली समझिए एवरेज क्या है, 2 सेकंड का काम, उसके बाद मैं अपने आज के टॉपिक पे आऊंगा। इन 20 बच्चों के पास कितनी कितनी चॉकलेट्स हैं, 40-40। इसको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से समझा जा सकता है। मैंने कहा था 20 एवरेज का मतलब सबके पास समान मात्रा में चॉकलेट्स हैं। इन 20 बच्चों के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 40। लेकिन अगला जैसे ही स्टूडेंट आया तो सबके पास कितनी हो गई, 42। यानी खुद तो अपने साथ 42 चॉकलेट लाया ही था ये, और इसने क्या किया, सबको 2-2 चॉकलेट बांटी। कहानी समझ में आ रही है? तो बच्चे कितने थे, 20, और 20 को जब 2-2 बांटेगा तो उसने 40 चॉकलेट बांटी। तो नया जो बच्चा था उसके पास 42 चॉकलेट थी, या आप कह सकते हैं नया जो बच्चा आया उसका भार 82 किलोग्राम था, या उसकी उम्र 82 किलोग्राम थी। एवरेज समझ में आ गया ना? यही एवरेज है, यही औसत है। सिंपल सी कहानी, एक लाइन में। बात समझ में आ रही है नहीं यहां तक? ठीक है। तो यहां एवरेज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है भाई। अगर मेरी यहां तक बात क्लियर है तो बेसिक वाला पार्ट विदाउट कंसिडरिंग एनी क्वेश्चन मैं आगे बढ़ता हूं, कोई परेशानी? इसके बाद हम आते हैं रिलेटिव स्पीड पर। और रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष चाल, और सापेक्ष का मतलब आप जानते ही हैं, रिलेटिव का मतलब किसी के साथ, किसी के संदर्भ में, किसी के रिलेशन में हमने चाइल्ड लिए। इसका मतलब कोई 2 बंदे दौड़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस पर देखो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस, और सर्कुलर रेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, राइट। तो इसको समझिए सबसे पहले ये है क्या। देखो भाई, ये एनडीसीए कोचिंग है जहां पर कि आप पढ़ने आते हो। और आपका बैच शाम के 4 बजे शुरू होता है, ठीक है। आप अपनी बाइक से आए, लेकिन ये चोरों का इलाका भी है, आसपास बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां चोरी का काफी डर रहता है। तो यहां आपकी 6 बजे छुट्टी हुई, और उस दौरान क्या हुआ, जैसे ही आप 4 बजे आए तो एक चोर आपकी बाइक को लेके भाग गया। और कितनी स्पीड से भागा, स्पीड ऑफ चोर, वो भागा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है भाई। आपको 6 बजे होश आया कि ये तो बाइक चली गई मेरी, लेकिन किसी ने कहा कि आप जल्दी सर की बाइक लेके जाओ, आप इसका पीछा करो। तो आपने उसका पीछा करना शुरू किया, मेरी कार ले गए आप 90 kmph की स्पीड से, उसी दिशा में आप भाग रहे हैं उसके पीछे, और उसी दिशा में चोर भाग रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि आप इस चोर को कब पकड़ पाएंगे। तो देखो भाई, 6 बजे जो स्थिति होगी वो क्या होगी, एट 6 PM। आप तो एनडीसीए कोचिंग पर होंगे और आपने उसका पीछा करना शुरू कर दिया होगा। तो आप चोर के पीछे इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं 90 kmph की स्पीड से। अब 2 घंटे तो आपको पता ही नहीं रहा, तो चोर ने की स्पीड है 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर भाग जाता है। तो 2 घंटे में कितना भाग जाएगा, 160 किलोमीटर। यानी कि ये लगभग पलवल पे होगा, यानी कि आपसे 160 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और ये भी दौड़ रहा होगा, ये चोर भी क्या कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा। कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये भी दौड़ रहा होगा। तो शाम के 6 बजे स्थिति क्या है, आप दोनों के बीच का गैप 160 किलोमीटर है, आप इसके पीछे जा रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये भाग रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां पर 3-4 पॉइंट और ऑब्जर्वेशंस आप नोट करना। पहला ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी स्पीड भी 80 होती
देखो मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपकी स्पीड v बाई भी 80 होती तो क्या आप इसको कभी पकड़ पाते? नहीं, आपके बीच का सेपरेशन हमेशा 160 किलोमीटर रहता। ठीक है भाई। दूसरा, अगर आपकी स्पीड 80 से कम होती तो क्या आप इसको पकड़ पाते? आप कभी नहीं पकड़ पाते। आप दोनों के बीच का सेपरेशन, आप दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाती, ये भारत के बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाता, लेकिन तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आता। राइट। अब इसको कुछ पकड़ने की संभावना अभी बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो Vy है वो 80 से ज्यादा है। राइट। यानी हर घंटे आप 10 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। तो टेक्निकली जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव जो हमारी चाल है, उसमें देखिए हम कैसे टाइम को कवर करेंगे। इसमें टाइम इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है और अपॉन रिलेटिव स्पीड, यानी दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में ये कितना आ जाता है आगे? 10 किलोमीटर। और भागना कितना है? 160 किलोमीटर। तो कितने समय में ये कवर कर पाएगा? 160 बटे इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 90 माइनस 80 10। 16 घंटे बाद आप इसको पकड़ पाएंगे, आफ्टर 16 आवर्स। ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो उसमें? ठीक है, कोई परेशानी? अब मैंने इसको रिलेटिव स्पीड क्यों कहा? क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष में ये दौड़ लगा रहे हैं, दो दौड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने इसको रिलेटिव स्पीड कहा। सिंगल दौड़ता तो मैं रिलेटिव नहीं कहता। दूसरा, अब अगर ये एक ही दिशा में दौड़ रहे थे तो मैंने 90 में से 80 को घटाया है ना यहां, तो इसका मतलब मैं 2 चीजें आपको दे सकता हूं, वो ये कि रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घट जाती है, यानी कितनी हो जाती है? v1 माइनस v2 हो जाती है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में दौड़ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे होते सापेक्ष चाल क्या करती है? जुड़ जाती है, वो हो जाती है v1 प्लस v2। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी इसमें? अब देखें कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। अब रिलेटिव स्पीड, ये तो दौड़ रहे हैं बोट के और स्टीम के क्वेश्चंस। धारा के साथ चलना बड़ा कठिन है, सरल है भाई। अगर धारा बहती जा रही है तो एफर्ट ही नहीं करना, नाव अपने आप बह जाएगी। लेकिन धारा के विपरीत चलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर नाव धारा के साथ में चला रहे हैं तो धारा की चाल मान लिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ जाओगे तो 7 हो जाएगी, और अगर धारा के विपरीत जाओगे तो 5 रह जाएगी। ठीक है ना? तो विद स्टीम हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? v1 प्लस v2। अगेंस्ट स्टीम, उसके अगर आप धारा के अगेंस्ट जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको। और फिजिक्स का तो यह सिद्धांत है, आप जानते हैं कि हालांकि फिजिक्स को मैं यहां नहीं कोट करूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सब, धारा चाल वाले तुम्हारे 6th-7th में पढ़े भी होंगे। लेकिन फिजिक्स में जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो एक में थोड़ा सा आपको बताता हूं। अगर धारा की चाल इस तरफ है, गेटिंग माय पॉइंट, और अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो शायद वो न्यूमेरिकल भी आता है फिजिक्स में, और हम कहते हैं ना किस एंगल पे हमें चलना चाहिए। तो आप सीधा नहीं जाते हैं, आप जाते हैं किधर? इधर। जब यहां का निशाना बनाएंगे ना, तब जाके आप यहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि धारा आपकी नाव को धक्का दे रही होगी। राइट।
वही कंसेप्ट केवल दिमाग में रखना है, इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम आगे की यात्रा करते हैं। देखो भाई, एक ट्रेन है, इसका नाम T1 रख दो क्योंकि काफी ट्रेन में बीच बीच में लूंगा। इसकी लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर लेंथ की ट्रेन है T1, और इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन T1। ठीक है भाई। एक लट्ठा है, रेलवे पोल जिसको कहते हैं, रेलवे के लट्ठे होते हैं ना, तो एक रेलवे का पोल है, इस रेलवे पोल को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? महाराज कहां खोए हुए हो आप? आपको लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका थोड़ा सा बेसिक दिक्कत वाला है। ठीक है ना? चलो, इतना मैंने कुछ कराया भी नहीं था, वैसे ही भाषणबाजी की थी, वो सब वीडियो दे दूंगा, देख लेना। ठीक है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जो 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, तो एक रेलवे पोल को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी? अब भैया देखो, रेलवे पोल को क्रॉस करने के लिए ये ट्रेन है, और इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। जब ये रेलवे पोल को क्रॉस करेगी तो उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? क्योंकि हमें टाइम पूछा गया है, और टाइम हमारा होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी? जितनी खुद की लंबाई है। भाई, इसका मुंह इधर से निकलेगा और पीछे गार्ड वाले साइड से। जो भी कुछ लिखो थोड़ा साइड में लिखो दीजिए, क्योंकि आपसे इतना ढक जाता है। अच्छा अच्छा, अभी दिख रहा है आपको? आप ठीक है, अब देख लो। चलो, अब तो पोल दिख गया तुम्हें, तो पोल के चक्कर में ये और मामला खराब हो गया मेरा। अरे कहाँ गया भैया? चलो देखते हैं, तो पोल के मामले में ये और मामला गड़बड़ हो गया। क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ना। चलो, एक कंसेप्ट ये डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं इंग्लिश का जो सेक्शन रह रहा था ना उसको डिस्कस करूंगा। कहाँ गया? ठीक, फिर कल इसके मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। मैंने आपको बताया था एक ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है वो 200 मीटर है, और जिसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। एक ये रेलवे पोल है भाई, रेलवे का खंभा है। मेरा क्वेश्चन था ये इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? तो टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। अब इसको कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी इस पोल को क्रॉस करने के लिए? 200 मीटर, और स्पीड इसकी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो गया? 50 सेकंड में इस रेलवे पोल को क्रॉस कर लेगी। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। एक साइकिलिस्ट है, दूसरी कहानी, दूसरा क्वेश्चन, कहानी नहीं है ये, क्वेश्चन है, पूछे गए हैं सब एसएससी में, देख लेना सब A to Z क्वेश्चन सब एसएससी में तो प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, ये छोटे मोटे। तो अभी इनसे दिल मत लगाना, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस दूंगा। और राइट, जो आपके पास बुक है उसमें बहुत संतुलित क्वेश्चन है। ये एक साइकिलिस्ट है, दूसरा क्वेश्चन, और इसकी स्पीड जो है v ऑफ साइकिलिस्ट वो है 2 मीटर पर सेकंड, और अगर ट्रेन के ये अपोजिट में आ रहा है तो ये एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे? ये ट्रेन है, ये साइकिलिस्ट है।
भाई ट्रेन को साइकिलिस्ट को क्रॉस करने में, साइकिल वाले को क्रॉस करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? जितनी उसकी डिस्टेंस है। अरे तो जितनी उसकी डिस्टेंस है चलनी पड़ेगी या नहीं? डिस्टेंस कितनी है? 200। और विपरीत दिशाओं में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। देखें यहां पे 200 का दिया आप चलो। ये क्या खुल गया यार? हाँ देखें, सर एक साइकिलिस्ट था जिसकी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, और फिर अब क्या हो रहा है? देखो वो कुछ नहीं रहा, ये थोड़ा चला गया था बीच में। ये साइकिलिस्ट है और मैंने कहा है कि साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन बनाने की जरूरत बार बार नहीं है, क्योंकि बार बार मेरी आर्ट को देख के ना ये चली जाती है बेचारी कि अब इतनी बुरी ट्रेन बनाऊंगा तो होना ही होना है ये। अब देखिए ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और इसकी स्पीड जानते थे आप कितनी है भाई? जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये। 4 मीटर पर सेकंड। यहां तक तो क्लियर था। अब अगर एक साइकिलिस्ट आ रहा है इधर से, कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड की से, और ट्रेन आ रही है इसके विपरीत डायरेक्शन में इधर से, तो ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करेगी? ये क्वेश्चन है। पच गया क्वेश्चन? आंसर बचाओ। टाइम इज इक्वल्स टू, अब देखिए साइकिलिस्ट को क्रॉस करने के लिए साइकिलिस्ट की तो कोई लंबाई है नहीं भाई, साइकिलिस्ट की तो कोई लंबाई है नहीं। लंबाई किसकी है? ट्रेन की। तो ट्रेन कितनी लंबाई कवर करेगी? अपनी ही, अपॉन रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शंस में क्या होती है? प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 200/6, 200/6 का मतलब 100/3 सेकंड में इसको पार कर लेगी। बताओ, कहानी समझ में आ गई? अब अगर यही कहानी, दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, अब इस पे देखो तीसरा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रोक देना मेरे को। अब अगर यही कहानी चल रही होती कि ये साइकिलिस्ट भाग रहा है और इसके पीछे से ट्रेन आ रही है, तो ऑब्वियसली किसकी स्पीड जाता है? ट्रेन की। तो ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगी। कितनी देर में करेगी? इसको क्रॉस करने के लिए इसको अपनी लंबाई के बराबर ही तो चलना पड़ेगा, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में आपने बताई थी चोर वाली कहानी से, माइनस हो जाती है, तो इसको 100 सेकंड लगेंगे। अब आप समझिए भाषणबाजी क्या है। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिलिस्ट और ट्रेन वाले चल रहे हैं तो ट्रेन को साइकिलिस्ट को क्रॉस करने में इतना सेकंड का समय लगेगा, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इतना समय लगेगा। ठीक है। अब साइकिलिस्ट की तो भाई लंबाई नहीं होती, प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है, दूसरी ट्रेन की तो लंबाई होती है। तो बस एक पॉइंट और दे के आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरा शायद 20-25 आधे घंटे का लेक्चर अभी इंग्लिश का बाकी है। राइट, कल तो मैंने करा दिया था। अभी देखिए ये ट्रेन T1 थी। T1 के सारे हिसाब किताब जानते हैं आप? ट्रेन T1 का सारा हिसाब किताब था कि भाई ये 200 मीटर की थी लंबी। हाँ, अच्छी सी और आर्ट बना देता हूं, गुस्सा नहीं होगी इस बार। ये दिस इज कॉल्ड ट्रेन T1 और इसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये लट्ठे वट्ठे बहुत हुए। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक दूसरी ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। अब शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी। ये 4 मीटर पर सेकेंड है तो 6 तो कम से कम होगी वो। तो इसकी लंबाई भी ज्यादा है शताब्दी एक्सप्रेस की, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड है। बताओ ये चीजें समझ में आई या नहीं आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो अभी कुछ देर के लिए दूसरी ट्रेन को भूल जाओ, कुछ देर के लिए दूसरी ट्रेन को भूल जाओ। भूल गए? पहली ट्रेन के बारे में सारी चीजें याद हैं आपको? ओके। देखो ये है प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 800 मीटर। आपको बताना है कि ये ट्रेन जो है T1 इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। कहानी समझ में आ रही है? ट्रेन T1 इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी? अब आप देखिए भाई, ट्रेन जब क्रॉस करेगी, ट्रेन हमारी यहां से घुसेगी और फिर निकलेगी कहां से? यहां से। ये निकलेगी, ये यहां से तो घुसी और निकलेगी तो अपनी डिस्टेंस तक निकलेगी ना पूरी।
डिस्टेंस T1 की कितनी है 200 मीटर। तो टेक्निकली डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी इस ट्रेन को 800 प्लस 200, 800 प्लेटफॉर्म की करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगी तो पूरी लंबाई के साथ निकलेगी नहीं निकलेगी। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ये 800 प्लस 200 और स्पीड कितनी है इसकी 4। भाई प्लेटफॉर्म तो भग नहीं रहा, प्लेटफॉर्म तो स्थिर है। तो 8 और तो कितने होते हैं 1000, यानी कि 250 सेकंड में इसको क्रॉस कर लेगी। कहानी समझ में आ गई? हाँ भाई 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन भाई देखो यहां से घुस गई, ये इसका मुंह घुसा ट्रेन का, ये पिछवाड़ा है इसका क्या नाम है प्लेटफॉर्म का। 800 मीटर तो साहब यहां घूमी इसके अंदर, और फिर जब निकलेगी तो पूरी 200 मीटर बाहर तभी तो निकलेगी। यहां जाके तो ये और अभी तो निकली मानी जाएगी। ये सर यही तो है इसका, ये सर। तो भाई प्लेटफॉर्म की दूरी 800 थी और पूरा पार करने के लिए इसको ये क्या हुआ 200 मीटर और जाने लगी। तो कुल मिला के ट्रेन के द्वारा जो दूरी कवर की गई वो 800 प्लस 200 1000 की गई। और कितनी स्पीड से की है इसने, इसकी स्पीड 4 है। तो टाइम कितना लगा 250 सेकंड। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब अगली कहानी देखिए। ट्रेन T1 है, अब तक क्लियर हूं ना, बोर तो नहीं हो रहे। ट्रेन T1 है, ये सारे के सारे एसएससी के क्वेश्चन है, आप चाहो तो कोई बुक देख के उठा लेना, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी आती है किरण वरण की। अब यहां पे आते हैं हम, ये दो ट्रेन हैं जिनके स्पेसिफिकेशंस आपको दिए गए हैं। ट्रेन T1 की लंबाई 200 मीटर है, स्पीड इतनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन T2 की लंबाई 400 मीटर है और इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। यदि अगर ये एक ही दिशा में जा रही हो, सेम डायरेक्शन, तो एक ट्रेन को यानी शताब्दी एक्सप्रेस को इस ये मरियल एक्सप्रेस को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? मतलब एक प्लेटफॉर्म पे एक ही तरफ से आ रही दोनों? भैया एक तरफ का क्रॉस करने का मतलब क्या रहा? एक ही दिशा का मतलब आप ट्रेन में चल रहे हैं, पीछे से ट्रेन आई आपसे आगे निकल गई, उसी को तो कहेंगे सेम डायरेक्शन। क्या हो रहा है पता नहीं। अरे यार छोड़ो फिर, है जो पूरा चित्र फिर से बनाना पड़ेगा मामला। हाँ चित्र आपके पास है ना, चित्र तो है ना आपके पास, ओके। तो देखो भाई, अगर सेम डायरेक्शन में वो दौड़ रही हैं, एक ही दिशा में अगर वो दौड़ रही हैं, तो उनको समय कितना लगेगा, उनको टाइम कितना लगेगा? टाइम हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस पहली ट्रेन की लंबाई 200, दूसरी की 400, तो इतनी कवर करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है क्रॉस करने के लिए। ओवर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो 6 - 4 कितना हुआ 2, तो 600/2 यानी कि 300 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। और अगर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में दौड़ रही होती, अगर ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रही होती तो कितने समय में क्रॉस करती एक दूसरे को? 200 + 400 अपॉन 6 + 4 10, यानी कि कितना हो गया 800/10, तो 80 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर 60 सेकंड में। ठीक है भाई, 4 और 2 6, 60 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते। इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। अब इसका हम आगे भी यूज करेंगे, कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस को कर लेंगे। भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स और वाई एफकेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं और इन 3 महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन परीक्षाओं में स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय मिलता है। मेरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी आप क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक सर्विसमैन हूं और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8954777199 नंबर पर। जल्दी करें क्योंकि इन कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है।